आज हम लोग गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर गैसों के दाब के लिए व्यंजक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो एक घनाकार खोखला बर्तन ले लेंगे, ठीक है। तो ये मान लो एक घनाकार खोखला बर्तन है ना, जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई क्या है, L है। और इस खोखले बर्तन में क्या भरी हुई है, आदर्श गैस भरी हुई है, ठीक है, जिसके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान क्या है, m है, स्मॉल m, ठीक है। अब मान लो कोई अणु ये दिशा pk की ओर जाता है ना, c वेग से गति कर रहा है ना। तो जो ये वेग है c वेग, इसको 3 घटकों में विभाजित किया जा सकता है, u, v और w, है ना, ठीक है। u वेग x अक्ष की ओर और v वेग y अक्ष की ओर और w वेग z अक्ष की ओर के समांतर रहता है ना। इस प्रकार हम वियोजित कर सकते हैं ना। तो c वेग से जा रहा है तो इन सब का योग है ना होगा इन घटकों का, ठीक है। तो इसे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं। मान लो एक घनाकार खोखला, मान लो एक घनाकार खोखला बर्तन है जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई, ये प्रत्येक कोर की लंबाई क्या है, L, स्मॉल l है। इस बर्तन में आदर्श गैस भरी हुई है, ठीक है। इस बर्तन में आदर्श गैस भरी हुई है जिसके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। प्रत्येक अणु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। मान लो कोई अणु p के दिशा में c वेग से गति कर रहा है, ठीक है। c वेग से ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इस वेग को 3 घटकों में u, v और w के घटकों में बांटा जा सकता है। इस वेग को 3 घटकों u, v, w में जो क्रमशः x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के समांतर में वियोजित किया जा सकता है, ठीक है। 3 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो बर्तन के 2 फलक हैं, है ना।
मान लो ये क्या है, फलक ए और ये क्या है, फलक बी। ठीक है, ए फलक और बी फलक क्या है, एक्स अक्ष के लंबवत है। ठीक है, अब जो ये अणु है ये आगे बढ़ते हुए फलक ए से टकराता है। ठीक है, और टक्कर क्या होती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है ना। तो ये फलक से टकरा के पुनः वापस लौट जाता है ना। तो इसे पहले लिखते हैं, है ना। मान लो बर्तन में दो फलक ए और बी एक्स अक्ष के लंबवत हैं। ठीक है, एक्स अक्ष के लंबवत है। यह अणु फलक ए से टकराता है। टक्कर चूंकि पूर्णतः प्रत्यास्थ है, इसलिए यह माइनस यू वेग से वापस लौट जाएगा। ठीक है, टकराएगा इस दीवार से और वापस लौट जाएगा, है ना। तो जो टक्कर के पहले संवेग होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान गुणित वेग, है ना। तो टक्कर के पहले अणु का संवेग क्या होगा, टक्कर के पहले द्रव्यमान गुणित वेग। m द्रव्यमान है और u वेग है, तो संवेग क्या आ गया, mu। और टक्कर के पश्चात क्या होगा, टक्कर के पश्चात अणु का संवेग क्या होगा, टक्कर के पश्चात m और जो वेग होगा वो बदल जाएगा, है ना, माइनस म्यू हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस mu। तो इसमें टक्कर में संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, टक्कर के पहले और टक्कर के पश्चात, है ना। तो टक्कर के कारण, अतः टक्कर के कारण संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो गया, ये हो गया mu माइनस mu बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो mu जुड़ के 2mu हो गया। ठीक है, अब जो ये अणु है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने और यहाँ से टकरा के वापस आने में कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में l दूरी, है ना, प्रत्येक कोर की लंबाई l है चूंकि, और यहाँ से यहाँ टकराएगा और फिर वापस होगा तो 2l दूरी तय करेगा, है ना। अणु फलक ए से बी तक पहुँचने और बी से ए तक वापस आने में 2l दूरी तय करेगा। ठीक, तो इसमें ए से बी तक पहुंचने में जो समय लगेगा उसे हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं।
तो अणु को 2L दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग। ठीक है, तो दूरी कितनी है? 2L। ठीक है, और वेग कितना है? u। ठीक, इससे स्पष्ट है कि 2L दूरी तय करने के पश्चात वही अणु पुनः, मतलब ये अणु मान लो इधर से गया और इधर वापस आया, या इधर से गया और इधर वापस आया, तो जिस फलक से वो निकला रहता है उसी फलक में वापस आ रहा है ना, और टकराएगा, है ना। तो प्रति सेकंड अणु एक फलक से दूसरे फलक और दूसरे फलक से पहले फलक में टकराते रहता है। तो फलक ए पर टक्करों की संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं। अब इससे स्पष्ट है कि 2L दूरी तय करने के पश्चात, अर्थात कितना? 2L दूरी 2L बाय म्यू समय, है ना, लगा के पश्चात वही अणु फलक से पुनः, फलक ए से पुनः टकराएगा। ठीक है, अतः प्रति सेकंड फलक ए पर टक्करों की संख्या क्या होगी? फलक ए पर टक्करों की संख्या u बाय 2L। ठीक है, तो जब टक्कर होगी तो दीवार को कुछ संवेग मिलेगा, ये दीवार को, है ना। तो जो अणु है उसका प्रति सेकंड दीवार पर जो टक्कर होगा उसका संवेग परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अतः प्रति सेकंड अणु द्वारा दीवार को प्रदान किया गया संवेग क्या होगा? दीवार को प्रदान किया गया संवेग ये हो जाएगा हमारा संवेग में परिवर्तन क्या है? 2mu। ठीक, और टक्करों की संख्या क्या होगी? u बाय 2L। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ से? ये आ गया हमारा 2 कट गया mu²/L। और ये क्या हुआ? फलक ए पर संवेग परिवर्तन की दर, फलक ए पर संवेग परिवर्तन की दर, है ना। इसे क्या कहते हैं? फलक ए पर संवेग परिवर्तन की दर हो गई, है ना। परंतु हम न्यूटन के गति से के नियम से क्या जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर अणु द्वारा उस फलक पर आरोपित बल के बराबर होती है। परंतु न्यूटन के गति के द्वितीय
नियम से संवेग परिवर्तन की दर अणु द्वारा उस फलक पर आरोपित बल के बराबर होती है ना। मतलब जो संवेग परिवर्तन की दर है वही उस फलक पर आरोपित बल होगा, ठीक है। इसलिए अणु द्वारा फलक ए पर आरोपित बल बराबर क्या हो जाएगा, बल बराबर mu²/L, क्योंकि न्यूटन के नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बराबर जो फलक पर आरोपित बल होता है ना, इसलिए ये लिख दिए, ठीक है। परंतु हमको क्या पता है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। परंतु दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः अणु द्वारा फलक ए पर आरोपित दाब बराबर बल क्या है हमारा, mu²/L, और क्षेत्रफल क्या है हमारा, क्षेत्रफल है हमारा प्रत्येक कोर की लंबाई L है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये क्या आ गया L², ठीक है, L², ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा mu²/L³, चूंकि फलक ए का क्षेत्रफल बराबर L×L, ठीक। अब मान लो जो आदर्श गैस भरी हुई है ये खोखले बर्तन में, ठीक है, उसमें जो अणुओं की संख्या है अनगिनत, मान लो n अणु है ना, तो जो x की कई अणु क्या है, फलक ए की ओर जाएंगे, है ना, मतलब x अक्ष की ओर, ये x अक्ष है ना, इसकी ओर ऐसे कई अणु जाएंगे, है ना, तो और जाके इस फलक से टकराएंगे, तो मान लो उनके घटक U1 U2, उसी तरह इधर y अक्ष से टकराएंगे तो V1 V2 होंगे, z अक्ष से टकराए तो W1 W2 होंगे, है ना, घटकों में वियोजित होंगे, है ना। तो जो फलक ए पर आरोपित दाब है वो क्या हो जाएगा, मान लो गैस के अणुओं की संख्या n है तथा x अक्ष की दिशा में उनके वेगों के घटक U1 U2 UN हैं, ठीक है। अतः संपूर्ण
अणुओं द्वारा फलक ए पर आरोपित दाब। क्या हो फलक ए पर आरोपित दाब? मान लो ये Px ले संपूर्ण दाब के लिए, ठीक है। तो mu1² अपॉन L³, ठीक है। उसी तरह mu2² अपॉन L³ प्लस इसी तरह प्लस L3, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है ना, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? मान लो m को कॉमन निकाल दिए और L³ को भी कॉमन निकाल दिए, तो ये क्या आ जाएगा? u1² प्लस u2² प्लस u3² प्लस un², ठीक है। L³ क्या है? ये हो गया आयतन बर्तन का, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? m, और इसे L³ को हम क्या लिख सकते हैं? बर्तन का आयतन, ठीक है। u1² प्लस u2² प्लस un², जहाँ L³ बराबर v बराबर बर्तन का आयतन या गैस का आयतन बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया x अक्ष के लिए, ठीक है। उसी तरह ये y अक्ष के लिए भी हो जाएगा और z अक्ष के लिए। तो क्या आ जाएगा हमारा? इसी तरह y अक्ष के लंबवत किसी फलक पर गैस के अणुओं द्वारा आरोपित दाब क्या हो जाएगा? मान लो ये Py ले लिए, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा? m/v, ठीक है। और u की जगह क्या हो जाएगा? इधर घटक कौन सा है? v। तो v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस कहाँ तक? vn² तक, ठीक है। जहाँ v1, v2, vn गैस के अणुओं के वेगों के y अक्ष की दिशा में घटक हैं, ठीक है। इसी तरह z अक्ष के लिए भी हो जाएगा तथा z अक्ष के लंबवत किसी फलक पर गैस के अणुओं द्वारा आरोपित दाब क्या होगा? Pz = m/v W1² प्लस W2² प्लस W3²
प्लस WN स्क्वायर। ठीक है, जहाँ W1 W2 WN गैस के अणुओं के वेगों का Z अक्ष की दिशा में घटक हैं। अब जो ये गैस के अणु हैं, है ना, सभी दिशाओं में, x अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में, z अक्ष की दिशा में जो आरोपित दाब है वो क्या होता है, समान होता है। जो x अक्ष की होता है y और z तीनों अक्ष के तरफ आरोपित दाब क्या है, समान है। परंतु गैस द्वारा आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान है। इसलिए Px बराबर Py बराबर Pz, है ना, इसके बराबर मान लिए P माना, है ना। ठीक है, अतः P क्या हो गया, Px प्लस Py प्लस Pz बटा 3। जो P होगा इनका माध्य होगा, है ना। तो P बराबर Px का क्या है, दाब x दिशा में, ये है ना, इसे लिख लेते हैं U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस UN स्क्वायर। फिर इसी तरह m/3v, या V1 प्लस V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर। ठीक है, और m/3v W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं, R P बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसमें सब में कॉमन m/3v है ना, निकाल दिए, इसको ब्रैकेट में लिख लिए हम, इसको प्लस में आ जाएगा, है ना, U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर सेम लिख लिए, है ना। इसी तरह U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस VU3 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर, प्लस ये इनफाइनाइट तक जाएगा और ये क्या आ जाएगा, UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर, है ना। फिर ब्रैकेट बंद। ठीक, पर हमको क्या पता है, वेग का जब यहाँ से, है ना, C स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, C वेग, है ना। तो इसी तरह जहाँ यहाँ पर 1 2 1 1 1 तो C1 आ जाएगा, फिर 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा तो C2, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम परंतु U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर बराबर C1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर इक्वल टू C2 स्क्वायर
U3 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर इक्वल टू C3 स्क्वायर। इसी तरह UN स्क्वायर प्लस VN स्क्वायर प्लस WN स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर। ठीक है, इन सब का मान इसमें रख दिए, इसलिए P बराबर M/3V। ठीक है, और ये आ गया C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, परंतु हमको क्या पता है, हमको पता है मीन रूट स्क्वायर से C स्क्वायर बराबर C बार स्क्वायर, C रूट मीन स्क्वायर से C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बटा N, है ना। या क्या कह सकते हैं, या C मीन बराबर अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर अपॉन N। अब यहाँ C क्या है, जहाँ C बार इक्वल टू को अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। इसे CRMS से भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ से मान रख दिए है ना, जो ये है इसकी जगह क्या आ जाएगा, C मीन C का वर्ग माध्य मूल वेग गुणित N लिख देंगे, है ना, इसकी जगह। तो ये क्या आ जाएगा, P बराबर M3V इंटू C वर्ग माध्य मूल वेग गुणित N, है ना। यहाँ से ये इधर चला गया, इसकी जगह फिर ये आ गया, है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 गैस के अणुओं द्वारा बर्तन पर आरोपित बर्तन की दीवार पर आरोपित दाब के लिए व्यंजक है। ठीक है,